नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज हम लोग बहुत सी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ी सी उसकी रिव्यू कर लेते हैं। पिछले कक्षा में बच्चों आप लोगों ने देखा था कि भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं आई, भारतीय कृषि क्षेत्र में उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या कार्य किए गए। उन कार्यों में बच्चों आप लोगों ने देखा था कि हमने तकनीकी कार्य सुधार किए, संस्थागत सुधार किए और सामान्य सुधार किए, यानी इतने सुधार किए गए, तो इसके कुछ परिणाम भी अवश्य आए होंगे। तो उन्हीं परिणामों की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। यानी आज बहुत ही अलग चर्चाओं की ओर जाएंगे कि इतने सारे जो सुधार किए गए उसका क्या वास्तविकता पे प्रभाव पड़ा। तो बच्चों बिल्कुल पड़ा। आप सभी ने अवश्य नाम सुना है हरित क्रांति। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोग किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? आज हम लोग हरित क्रांति की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी ने जरूर पढ़ा है कि भारत में हरित क्रांति आई, किसने लाया, और ये सारी चीजें पढ़ा, परंतु इसके अंदर के तथ्यों को नहीं समझा होगा, जो आज हम लोग समझने जा रहे हैं। तो भारतीय कृषि में जो संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार लाए गए, तो इन्हीं उपलब्धियों का एक आधार बना और ये बना हरित क्रांति। हमारे देश में जो तकनीकी सुधार किए गए, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा है। तकनीकी सुधार में हमने क्या किया? हमने नए नए यंत्रों का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, बीजों का प्रयोग किया। इन प्रयोग से हमने अपनी उत्पादकता को बढ़ाया। तो ये जो बढ़ाया, आखिर इसको करने का आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले हम लोग इसके इतिहास को जानते हैं। तो बच्चों क्या हुआ कि हमने पढ़ा है कि हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें क्या किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। तो इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से ध्यान आकर्षित किया गया कृषि पे, जिसके अच्छे परिणाम भी आए। परंतु दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को एक तरह से बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। वहां पे हम लोगों ने उद्योग पे ध्यान दिया, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए यदि उसका द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बहुत विकसित है तो वो देश विकास कर रहा है। हमारे देश में जनसंख्या का भी भार बहुत अधिक था, तो और वो भार सबसे ज़्यादा कृषि पर था, परंतु उसके कारण विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमारे देश की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं पे, उद्योगों पे ध्यान दिया। तो दूसरी और तीसरी जो ध्यान दिया गया उद्योगों पे, इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी कृषि बिल्कुल पिछड़ गई। ये परिस्थिति आकर खड़ी हुई कि हमें खाद्यान्नों तक की कमी होने लगी। इसके कारण हमें अमेरिका से PL 480 कानून के आधार पर आयात करना पड़ा, अनाजों का, स्पेशली गेहूं का आयात करना पड़ा। अब और भी कंडीशन बिगड़ी। हमने पंचवर्षीय योजनाओं में देखा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई। तो ये क्यों आई? बहुत सारे कारण हुए और इनमें प्रमुख कारण थे, हमारे देश में 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इन्हीं सभी के साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप भी आई, और वो थी सूखा। वो क्या था? सूखा। सूखा के कारण हमारे देश की कृषि बिल्कुल सी चरमरा गई। हमारे देश की स्थिति ये आ गई कि लोगों को खाने की लालच होने लगी। तो इन्हीं सभी का परिणाम जो निकल कर बाहर आया, जो कार्य किया गया मिलकर, वो निकल कर आया हरित क्रांति। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि हमारे देश में हरित क्रांति की जो दशक कही जाती है वो 1960 से 70 और 1970 से 80 के बीच में कार्य किया गया। तो हमारे देश में जो कृषि आई, हरित क्रांति आई, वो 1965 में आई। अब लाया किन्होंने? तो बच्चों आप लोगों को ये जानना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन। पूरे विश्व के जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं N बर्लॉग। तो बच्चों यहाँ से एक आपका महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत के संदर्भ में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन, और विश्व के संदर्भ में पूछेगा तो N बर्लॉग।
तो इन्होंने क्या कार्य किया, इन्होंने भारतीय कृषि के हर क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया। तो हमारे भारत में ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिससे हम कृषि को क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो इन पर कार्य किया गया, उन्नत बीजों का प्रयोग को लाया गया, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को लाया गया, कीटनाशकों को लाया गया और इसी पे कार्य किया गया। और यही कार्य हमारा क्या था, हरित क्रांति। तो बच्चों अब हरित क्रांति के आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हरित क्रांति की उपलब्धियों, जो हरित क्रांति का कार्य हुआ उसको 2 चरणों में रखा गया। एक चरण रखा गया जो 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक माना जाता है, और दूसरा चरण 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक माना जाता है। तो बच्चों 60 से 70 के मध्य जो कार्य किया गया था वो मुख्यतः क्या हुआ था, वो पूरे देश में विस्तृत नहीं किया गया था, उसका विस्तार नहीं किया गया था। और उसमें मुख्यतः जो अनाजों का भी जो चुना गया था उसमें मुख्यतः काम गेहूं और चावल पे हुआ था, और ये मुख्यतः पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक ही सीमित था, यानी पूरे देश में ये विस्तृत नहीं हुआ। और वही जो दूसरा चरण आया उसमें क्या किया गया, इस पर यह ध्यान दिया गया और इन अनाजों को, जो 2 अनाजों पे ही डिपेंड हो रहा था, उसे विस्तार किया गया, यानी कि बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया और इसके क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया। इनके क्षेत्रों के विस्तार में पहले क्षेत्रों में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को देखा गया। उसके बाद जो क्षेत्रों को और जोड़ा गया ताकि देश के हर क्षेत्रों में क्या हो, ये बहुत अच्छे से पहुंचे। तो बच्चों अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें जानना है कि हरित क्रांति की जो इसका क्या महत्व रहा हमारे अर्थव्यवस्था पे। तो हम लोग पहले इसकी अर्थव्यवस्था के महत्व को समझते हैं। तो बच्चों हरित क्रांति से एक क्रांति आई। कहाँ क्रांति आई? हमारे कृषि क्षेत्र पे। तो बिल्कुल इसका प्रभाव हमारे कहाँ पड़ेगा? उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि में। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो कृषि थी वो पारंपरिक कृषि थी, और पारंपरिक कृषि होने के कारण उत्पादन क्षमता जो थी हमारी बहुत कम थी। तो हरित क्रांति के कारण हमने उन्नत बीजों का प्रयोग किया, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया, जिसके कारण हमारी उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ी और उत्पादकता भी बढ़ी। हमने और भी सारे अनाजों पर इसका क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिससे हमारे देश की क्या बढ़ी, हमारे देश की जो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई। अब ये आय में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? अब बच्चों आप सभी को ये समझना अति आवश्यक है कि जैसे ही हम विकास की बातें कर रहे हैं, कृषि के विकास की बातें कर रहे हैं, उसके उपज को बढ़ा रहे हैं, तो इसका असर सीधे कहाँ पड़ेगा? आय पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति के होने से लोगों के किसानों की जो उत्पादन क्षमता बढ़ी, यानी उनके पास खाद्यान्न अधिक होने लगे, जिसके आधार पर उनका क्या होगा, उनके पास आय के साधन बढ़े, उनकी जो आय पहले से हो रही थी वो उससे अधिक हुई। तो इस कारण हरित क्रांति का सीधा प्रभाव आय के वृद्धि पर पड़ा। आय के वृद्धि पे पड़ने के कारण क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा होगा। तो हरित क्रांति की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी कि आय में वृद्धि हुई। और अगली जो उपलब्धि हुई थी वो थी किसानों के दृष्टिकोण में बदलाव। बच्चों ये बहुत जरूरी है समझना कि किसानों के दृष्टिकोण में कैसा बदलाव आया। किसानों के दृष्टिकोण के बदलाव का तात्पर्य ये है कि भारतीय किसान पूरी तरह से कहाँ पे जकड़े हुए थे? पारंपरिक कृषि पे, हमारे पुरानी परंपराओं पे। बारिश नहीं हो रही है तो भगवान की पूजा करने बैठ जाते थे। वो सोचते थे कि ऐसा ही कुछ होता है, इसके लिए हम कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, लोगों के दिमाग में ये बात समझ में आई कि यदि हम उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, फसलों को बचाते हैं, फसलों के संरक्षण के लिए कुछ कार्य करते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, तो हमारी कृषि क्या होगी? अधिक उत्पादन देगी। साथ ही साथ किसानों का जीवन स्तर भी ऊपर जाएगा। तो इन सब चीज़ों के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति के कारण किसानों के दृष्टिकोण में एक बदलाव सा आया। तो और अगला जो परिणाम हुआ, निर्वाह खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बदलाव। बच्चों ये क्या है भाई? निर्वाह खेती
निर्वाह का अर्थ क्या हुआ? निर्वाह का तात्पर्य हुआ कि हम अपने जीवन यापन जीने के लिए क्या कर रहे हैं? बस अनाज उगा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। हमें विकास से कोई मतलब ही नहीं, हमें सरप्लस से कोई मतलब ही नहीं। मुझे इतना ही अनाज चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए। तो इस चीज़ का बदलाव आया। ये खेती किस पर बदली? व्यावसायिक खेती पर बदली, सिर्फ मोटे अनाजों के उत्पादन पर नहीं। हमें अब कृषि जो करनी थी वो व्यवसाय के लिए करना था। खाद्यान्न तो है ही, लेकिन किस पे बदलना था उसे? व्यवसायिक। और ये व्यवसायिक का बदलाव का सबसे बड़ा सपोर्ट किसने किया? हरित क्रांति ने। हरित क्रांति का ही ये प्रभाव था। अगला जो प्रभाव रहा वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। बच्चों, मैंने अभी ही प्रारंभ में आपको समझाया कि हमारे देश में हरित क्रांति को आने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? क्योंकि हमारा देश जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हर तरफ से, चारों तरफ से क्या हुआ था? परेशानियों से घिर चुका था और उससे उबरने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता थी। और इसी आवश्यकता का परिणाम हुआ था हरित क्रांति, जिसके कारण क्या हुआ? हमारे देश में खाद्यान्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए। हमें दूसरे देशों के आगे नतमस्तक नहीं होना पड़ा, क्योंकि हमारी पैदावार बढ़ी खाद्यान्नों में। ये जो हरित क्रांति हुई थी बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था वो गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। हम लोग हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति के भी नाम से जानते हैं। यानी जो अनाज जो हम अमेरिका से मंगा रहे थे, अमेरिका पे निर्भरता हो गई थी हमारी, उससे क्या हुआ? हम ऊपर उठे। आज हमारा देश इतना अनाज उगा लेता है कि हम अपना भी पेट भरें और दूसरे देशों को भी खिला सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अगली जो उपलब्धि थी, रोजगार में वृद्धि। अब बच्चों, हम लोग पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं कि भारतीय कृषि में रोजगार का एक सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निर्भर थी? तो कृषि पर निर्भर थी। तो जब कृषि में इतने बदलाव हुए, कृषि में इतने बदलाव हो गए, तो उससे क्या हुआ? लोगों में रोजगार मिलने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कृषि के लिए अब क्या कर रहे थे हम लोग? टेक्निकल चीज़ यूज कर रहे थे, उत्पादन क्षमता बढ़ रही थी, तो यानी हमारा कार्य क्षेत्र था वो बढ़ता जा रहा था। इसलिए हरित क्रांति के कारण रोजगार में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। रोजगार की वृद्धि को हम अन्य कारणों से भी देख सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो जिसके कारण क्या होगा? कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ी, तो उन अनाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बाजार की आवश्यकता होगी ना। तो इन्हीं बाजार की आवश्यकताओं के लिए क्या हुआ? परिवहन के साधनों का विकास हुआ। परिवहन के साधनों के विकास के कारण क्या होगा? लोगों को रोजगार मिला, बाजार मिला। तो यानी कि हर तरफ से बैंकिंग सुविधाएं आई और नए नए उर्वरकों को अब मुझे उर्वरक चाहिए अपने खेती करने के लिए, तो इसके लिए क्या होगा? एक उर्वरक को बेचने की एक मार्केट, बाजार बनेगी ना। और इन्हीं बाजार जो बना, यानी एक किसी व्यक्ति को वो क्या दे गया? रोजगार दे गया। तो इस प्रकार भारतीय कृषि के कारण, हरित क्रांति के कारण लोगों में रोजगार में वृद्धि हुई। और अगली जो उपलब्धि हुई, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा मिला। तो बच्चों, आप सभी के मन में ये बात आएगी कि कृषि के यानी हरित क्रांति के कारण औद्योगिक क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिलेगा। तो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलने का तात्पर्य ये है बच्चों, आप किसी भी क्षेत्र में जब उद्योग की बातें होती हैं तो उद्योग आता कैसा है? सेकेंडरी जो सेक्टर है वो उसकी बातें होती क्या हैं? उसकी बातें ये होती है कि हम प्राइमरी सेक्टर से ली गई चीज़ों को विनिर्माण की ओर बदलते हैं, यानी उससे सामान बनाते हैं। तो यानी सामान, एक उद्योग सामान कहाँ से बनाता है? जब तक उसे कच्चा माल नहीं मिलेगा तो क्या वो सामान बना सकता है? क्या वो निर्माण की बातें कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए विनिर्माण उद्योगों की बातें जैसे कर रहे हैं, उद्योग की जैसे बातें कर रहे हैं, तो पूरी तरह तो नहीं, परंतु हमारी जो निर्भरता है वो कृषि पर होती है। तो कृषि का जैसे जैसे विकास हुआ, उद्योगों का निर्माण हुआ। अब हम बहुत सारे सिंपल से उदाहरण ले सकते हैं। उद्योगों का निर्माण कैसे हो गया? अब मान लीजिए क्या हुआ, कृषि में हमने किसका प्रयोग किया? कृषि में हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। यानी ट्रैक्टर चाहिए था हमें, क्रेशर मशीन चाहिए थी,
बहुत सारे टूल्स चाहिए थे, बहुत सारे औजार चाहिए थे नए नए, तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे? इसे कोई बनाएगा ना, तो इसे कौन बनाएगा? उद्योगों में इसका निर्माण होगा। यानी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला, हमें उर्वरक चाहिए, उर्वरक कहाँ से मिलेंगे? उर्वरक हमें कहाँ से मिलेंगे? तो उसे भी किसी ना किसी फैक्ट्री में बनाया जाएगा, तो ये भी हमारे लिए मिला। सिंचाई के लिए हम अलग अलग टूल्स का प्रयोग करेंगे, ये भी कहाँ से मिलेगा? उद्योग से मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों, हरित क्रांति से कृषि में क्या हुआ? एक बदलाव आया, एक क्रांति आई, और यही क्रांति कहाँ आई? इसके कारण परोक्ष रूप से हमारे उद्योग में पड़ा, तो उद्योगों का विकास हुआ। तो इस प्रकार हरित क्रांति ने बहुत सारी उपलब्धियां लाई, परंतु ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति पूर्णतः सफल हुआ, हमारे देश में पूरा विकास हुआ, बहुत सारी आगे चीजें आई, कुछ ना कुछ कमियां रही। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं और इनकी विफलताओं के बारे में समझते हैं। हरित क्रांति की जो विफलता आई थी, वो सबसे पहली विफलता थी सीमित फसलें। जैसे कि बच्चों मैंने अभी बताया आपको कि हरित क्रांति की जो दूसरा नाम है वो है गेहूं की क्रांति। यानी कि हमारे देश में जो हरित क्रांति लाई गई, उसका कार्य सभी फसलों पर नहीं किया गया। जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो प्रयोग किए गए थे, वो गेहूं, चावल इसी पे सीमित रहे। बहुत ज़्यादा तो बाजरा, ज्वार, मक्का पे किए गए, और बहुत सारे अनाज होते हैं जिसका उत्पादन किया जाता है, बहुत सारी फसलें होती हैं, परंतु उस पर नहीं हो सका। तो इसका असर क्या होगा? कि इसका असर ये हुआ कि हम जो खाद्यान्न की बातें कर रहे हैं, तो कुछ ही क्षेत्रों में हम सीमित रह गए, हमारी उत्पादन क्षमता इन्हीं क्षेत्रों पर सीमित रह गई। तो ये इसकी सबसे बड़ी विफलता थी। अगली जो विफलता थी, ये सीमित क्षेत्रों पर हुआ, यानी असमान प्रसार हुआ। अब ये असमान प्रसार जानना अति आवश्यक है। असमान प्रसार क्यों हुआ? क्योंकि कृषि, ये जो हरित क्रांति जो लाई गई, वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे ही क्षेत्रों पर फैली। इसका असर बिहार पर, उड़ीसा पर, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, राजस्थान पर नहीं पड़ा। हम बिहार के हैं, क्या बिहार में इसका असर पड़ा? जब आप अध्ययन में पाएंगे तो पाएंगे इसका नहीं पड़ा। यानी कि हरित क्रांति का जो विस्तार किया गया, वो हमारे देश के हर राज्यों पर नहीं हुआ। इसका प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्रों पर पड़ा, असामान्य रही, कोई समानता नहीं रही। इसका तात्पर्य क्या होगा? जिन राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ा, वहाँ की उत्पादन क्षमता बढ़ी, वहाँ के किसानों के जीवन यापन की जो तरीके हैं वो बहुत उच्च हुए। परंतु जिन राज्यों में ये नहीं पहुँच पाया, वहाँ आज भी खाद्यान्न की समस्या का सामना करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता रही। अगली जो विफलता रही वो रही सीमित कृषिक जनसंख्या। ये क्या है? ये तात्पर्य ये है कि हमारे जो किसान थे, हमारे किसानों में क्या हुआ कि ये सीमित होकर रह गया। अब ये सीमित क्यों रहा? क्योंकि हरित क्रांति को अपने कृषि में लाने के लिए उन्नत बीज, उन्नत उर्वरक, मशीन, ये सारी चीज़ों की आवश्यकताएं थी। जो हमारे भारत में किसानों की जो एक कैटेगरी बटी थी, एक अमीर था और एक गरीब किसान था, तो ये स्वाभाविक है कि अमीर किसानों को खरीदने और अपने खेती में लगाने के लिए उतनी ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक गरीब किसान के लिए उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के उर्वरक खरीदने के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा, जो ये खर्च वो वहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे देश में जो कृषकों की संख्या थी, इसको एक्सेप्ट करने में वो कम रही। और अगली जो विफलता रही, वो विफलता भी इसी से संबंधित है कि आर्थिक विभाजन हुआ। अब आर्थिक विभाजन कैसे हो गया? बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि क्या हुआ कि इसका जो असर पड़ा, इसका असर गरीब किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। वो कृषि के लिए क्या करते? मान लीजिए उन्हें हरित क्रांति को अपनाना था, तो वो हरित क्रांति को अपनाने के लिए उनके पास पूंजी का अभाव था। तो पूंजी के अभाव के लिए वो क्या करेंगे? सरकार से लोन लेंगे, बैंकों से लोन लेते थे। लेकिन वो यदि इसको चुका नहीं पाते थे, तो हमारे देश में किसानों के आत्महत्या की घटनाएं बहुत हुई हैं, और इसका परिणाम जो हुआ है वो कृषि पे बहुत बुरा पड़ता है।
तो हरित क्रांति में आर्थिक विभाजन लाया। जो अमीर थे वो अमीर ही बने रहे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसानी से सारी नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते थे और गरीब किसान इसको नहीं कर सकते थे, जिसके कारण क्या हो गया? आर्थिक विभाजन हो गया। और अगली जो विफलता रही वो बेरोजगारी की रही। अब बेरोजगारी में वृद्धि, आप कहेंगे कि अभी आपने कहा कि रोजगार में वृद्धि हुई, अब आप कह रहे हो कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तो रोजगार में जो वृद्धि हुई वो पूर्णतः कृषि के क्षेत्र को लेकर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कृषि के क्षेत्र के लिए हमने अब नए तकनीकी का प्रयोग किया, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ जो श्रमिक कार्य कर रहे थे वो अब श्रमिकों को अब काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका स्थान किसने ले लिया? उसका स्थान मशीन ने ले लिया। पहले क्या होता था? हल चलते थे, बैलों के द्वारा हलों को चलाया जाता था, और उससे तो क्या होता था? वहाँ एक मजदूर लगा उस हल को चलाने के लिए, और समय भी लगता था। जो काम मतलब एक खेत को जोतने में मान लीजिए 2 दिन लग रहे हैं, अब उसी जगह एक ट्रैक्टर आके लगाता है तो वो आधे से 1 घंटे में काम समाप्त कर देता है। तो यहाँ रोजगार का क्या हुआ? सृजन हुआ क्या? नहीं, यहाँ उस गरीब किसान का रोजगार छीन लिया गया। और जो मैंने पिछले कहा कि रोजगार में वृद्धि हुई थी, तो वो कहाँ वृद्धि हुई थी? तो वो वृद्धि हुई थी उद्योगों में। किसानों को औद्योगिक क्षेत्रों पे किसान कृषि के कारण लोगों को रोजगार मिल रहा था, परिवहन में रोजगार मिल रहा था, तो ऐसी रोजगार का सृजन हुआ। लेकिन बेरोजगारी कहाँ आई? बेरोजगारी आई कृषि क्षेत्र पे। तो इन सारी विफलताएं लेकर आई हमारी कौन? हरित क्रांति। परंतु ये हम नहीं कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। बिल्कुल निभाई। हरित क्रांति के ही कारण हम कहाँ पहुँचे? आज अपने खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, कृषि की अच्छी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब एक प्रश्न आता है कि क्या जो हमारी हरित क्रांति हुई थी, क्या हमारे देश में दोबारा इसकी आवश्यकता है? ये आपको सोचना है थोड़ा, क्योंकि अब आप 11वीं के बच्चे हैं, तो आपके सोचने की क्षमता को आपको बढ़ाना है। तो बच्चों, जब आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल हमारे देश में कृषि के लिए हरित क्रांति दूसरी बार आनी अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक किसान नहीं होगा तो हमारे पास अनाज नहीं होगा, और बिना अनाज के हमारा जीवन नहीं चल सकता है। क्या हम टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी में रहें, बहुत अच्छा घर हो, बहुत एसी लगे हैं, सब कुछ है, और खाना ही नहीं है, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। इसलिए किसानों का और कृषि का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक विशेष महत्व रखता है। तो यह आवश्यक है। अब इसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में हरित क्रांति दोबारा आनी चाहिए। इसके बारे में हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में सोचा था कि बिल्कुल हमारे देश में क्या होनी चाहिए? हरित क्रांति होनी चाहिए। हरित क्रांति के जो सीमित क्षेत्र हैं उसको बढ़ाना है, जो हमारा सीमित फसलें हैं उसको बढ़ाना है, और जो असमानताएं आ रही हैं, आर्थिक असमानताएं आ रही हैं, उसको क्या करना है? खत्म करना है। और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, एक पोर्टल की स्थापना की गई, और बहुत सारी कृषि से संबंधित एक चैनल चलाया जाता है, जिसमें किसान अच्छे से चैनल के द्वारा जान सकते हैं कि क्या क्या हम अपने कृषि का विकास पे कर सकते हैं। और उन्हीं के नज़रिए से ये जाना गया कि हमारे जो भारतीय कृषि में जो सिंचाई की सुविधा है उसमें हम स्प्रिंकल सिंचाई उस पर ध्यान दे सकते हैं, और अलग अलग सिंचाई की सुविधाओं को ध्यान दे सकते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। तो बच्चों, आपको जानकर एक और बात की आश्चर्य होगी कि हमारे जो दूसरे हरित क्रांति के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, वहाँ अब हम जैविक खेती के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हरित क्रांति के कारण हमने अपने खेतों पर, अपनी मिट्टियों पर इतने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता तो ठीक है बढ़ रही है, लेकिन पोषकता में कमी आ रही है। इसलिए अब जो हमारा ध्येय है वो जैविक खेती की ओर है, और ऐसा कार्य करना है जिससे हमारा पर्यावरण दूषित ना हो और हमें एक उत्तम किस्म के भोजन प्राप्त हो। तो बच्चों, हरित क्रांति यानी हरा यानी अनाज में
तो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ और भी तथ्य लेकर आई हूँ कि हमारे देश में सिर्फ हरित क्रांति ही नहीं, बहुत सारी क्रांतियाँ चल रही हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को पा सकते, अच्छा सफल हो सकते हैं, और ये जानना चाहिए भी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग। अब देखिए, आप सभी को एक एक करके ये याद रखना है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। हमारी जो विविध क्रांतियां हुई, पहली नाम है काली क्रांति। काली क्रांति यानी ब्लैक कलर। तो बेटा आप सभी को जानना है कि काली क्रांतियां हैं, आपको एक याद करने की एक रिदम चाहिए। तो पेट्रोलियम को किस कलर पे हमें मानते हैं? ब्लैक। इसलिए हम लोग जो काली क्रांति की बातें करेंगे वो किसके लिए जाएगी? पेट्रोलियम उत्पादन। दूसरी है नीली क्रांति। नीली यानी पानी का कलर होता है नीला। पानी का ऐसे कलर तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नीला। तो मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में। इसलिए नीली क्रांति जैसे आएगी तो आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि यह मछली उत्पादन पे है। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यानी कोको उत्पादन और चर्म उत्पादन। अगला है स्वर्ण फाइबर क्रांति। अब देखिए, फाइबर है तो फाइबर क्या होते हैं आप सभी को पता है, और कलर क्या दे रहा है? स्वर्ण यानी गोल्डन। तो जूट देखने में कैसा होता है? गोल्डन कलर का। इसलिए इसको याद करने का तरीका होगा स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। अगली है गोल्डन क्रांति, यानी कि आपको ये अच्छे तरह से जानना है मधु, हनी कैसे कलर का होता है? गोल्डन कलर का होता है। इसलिए इसका हमारा सीधा तात्पर्य किससे होता है? हनी के उत्पादन पे, मधु उत्पादन में। अगला है ग्रे क्रांति। ग्रे यानी ग्रे कलर आप सभी समझते हैं, तो ये किस पे जाता है? उर्वरक उत्पादन पे। गुलाबी क्रांति प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन के लिए। तो गुलाबी, प्याज का रंग क्या होता है? गुलाबी। इसलिए उसका क्या होगा तात्पर्य? आपको ये याद करने का एक तरीका है जिससे आप बहुत रंगों को उसके सामानों के साथ जब जोड़ते हैं तो आप बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति जो हुई वो हुई मांस और टमाटर लाल होते हैं और मीट का रंग भी लाल होता है। चांदी फाइबर क्रांति, तो ये है कपास और अंडा उत्पादन में। बच्चों अभी आपने देखा था स्वर्ण फाइबर, तो स्वर्ण फाइबर क्या था? वो था जूट। और जैसे ही चांदी यानी क्या होगा? सिल्वर जैसे आ रही, तो वो हो रही है कपास। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में। सदाबहार क्रांति कृषि के समस्त विकास में। तो बच्चों मुझे ये लगता है कि ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। तो बच्चों हमने इस पूरे अध्याय के इस भाग को, यानी अभी हमने जो समाप्त किया है वो भाग है कृषि क्षेत्र का, और इस चैप्टर में अभी दो भाग बचे हुए हैं कि औद्योगिक क्या प्रभाव पड़ा और दूसरा व्यापार के क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा। तो अभी तक हमने जो समाप्त किया वो था कृषि क्षेत्र, जिसमें हमने क्या देखा कि कृषि की क्या समस्याएं, क्या समाधान हुआ, इन उपलब्धियों में हमारे पास उपलब्धि उभर कर आई हरित क्रांति, क्या ये सफल हुई या नहीं सफल हुई। इन सभी चर्चाओं को मैं कर चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।